हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रताप सिंह और आज के इस मैथमेटिकल सेशन में आप सभी का अर्ज करता हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्या कक्षा 9 का प्रश्नावली 14 यानी कि सांख्यिकी का अपने पास में जो है यहाँ पे वन शॉट रहने वाला है, जिसको कि अपन स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं। ये चैप्टर जो है अपने पास में एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा हो जाता है हमारे आम जीवन की। अगर हम अपने आम जीवन की बात करें से एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। लेट्स से आपने जो है यूट्यूब पे कोई चीज़ सर्च करी, कोई मूवी या फिर कोई गाना या कोई खिलौना आपने सर्च किया है, और आप जब देखते हो कि उसी का ऐड जो है आपको आपके गूगल के बाकी सर्च पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, मान लीजिए आपने कोई खिलौना है उसके बारे में सर्च किया और वही जो है गूगल के ऐड जो है आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे जो है अपने पास में सांख्यिकी का प्रयोग होता है। आपकी कक्षा के अंदर जो है कितने बच्चे हैं, उनका वजन कितना है, उनकी हाइट कितनी है, क्या आपकी क्लास के बच्चे जो हैं वो बाकी बच्चों के हिसाब से नॉर्मल हाइट उनकी बढ़ रही है, नॉर्मल वजन उनका बढ़ रहा है, वहां पे काम आता है। भारत में कक्षा 9वीं के बच्चे कैसी पढ़ाई कर रहे हैं, उनको कहाँ कमी पड़ रही है, ये भी जानकारी जो है हमारे पास में सांख्यिकी चैप्टर से हमें अंदाज लग सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता रहता है अलग अलग पहलू पे। जैसे आपको भी तो क्या चाहिए होता है, कभी जानकारी चाहिए होती है ना कि भाई मेरे पास में मैं भी कक्षा 9 में हूँ, मेरे पास में 6 सब्जेक्ट है, उन 6 में से मैं कौन से सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक पे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। तो उसी से आपको पता लग जाएगा ना, आप अपना हिसाब करोगे कि भाई इस टॉपिक के क्वेश्चन तो मैं कर लेता हूँ, ये वाले टॉपिक हर बार अटकते हैं। तो ये क्या करा है आपने, कोई जानकारी इकट्ठा करी, उस जानकारी में से आपकी काम की जानकारी निकाली है और उसके बलबूते पे आप जो है आगे कुछ करने वाले हैं। कि आपको पता लगा कि गणित में अपने सांख्यिकी वीक है तो उसका वन शॉट देख लिया जाए और वन शॉट यहाँ पे आ चुका है। उसकी रिवीजन की रिक्वायरमेंट है अपने पास में, तो रिवीजन आप यहाँ पे कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है आप सोच सकते हैं। ठीक है, चलिए और देखते हैं अपने पास में। इसमें जो है 4 प्रश्नावलियां रहने वाली है। ऑब्वियसली जिन बच्चों के अपने नया सिलेबस है वो अपनी उस हिसाब से देखेंगे, और जिन लोगों के पुराना सिलेबस है उनको तो पूरा देखना रहेगा। प्रश्नावली 14.1 में अपने पास में आंकड़ों का संग्रह है, 14.2 में आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण है, 14.3 में आंकड़ों का आलेखीय निरूपण है, और 14.4 में केंद्रीय प्रवृत्ति के माप अपने पास में हो जाते हैं। मीन, मीडियन, मोड जिसे अपन कहते हैं, माध्य, माध्यक और बहुलक, वो अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अब जिन लोगों के नया सिलेबस है उनके प्रश्नावली 14.4 तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन 14.3 पक्का है। अब 14.3 के लिए थोड़ा बहुत आपको आइडिया जो है 14.2 और 14.1 का भी होना चाहिए। तो मैं ऐसे में आपको सजेस्ट करूंगा जिन लोगों के नया सिलेबस है वो 14.1, 14.2 का भी देखना। ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन उससे क्या होगा 14.3 को करने में आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। बाकी आपकी चॉइस है, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले अपन आते हैं सांख्यिकी, इंग्लिश में अपन इसको स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं। अर्थपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध करने से संबंधित अध्ययन गणित की एक शाखा में किया जाता है, जिसे सांख्यिकी या फिर स्टैटिस्टिक्स अपन जो है कहते हैं। इसका संबंध आंकड़ों से अनुमिति, इन्फ्रेंस, अब अपने पास में बहुत सारी जानकारी आ चुकी है, उस जानकारी से कुछ अपन इंफॉर्मेशन निकालेंगे, है ना। इन्फ्रेंस मतलब कुछ कंक्लूजन निकालेंगे कि हाँ भाई इससे अपने पास में फाइनल क्या रिजल्ट निकल रहा है, और उसका निर्वचन इंटरप्रिटेशन करने से भी है। इंटरप्रेट करेंगे कि इसका मतलब क्या है। जैसे उदाहरण देता हूँ, अपने पास में मान लो क्लास में टेस्ट लिया था, तो बच्चों के 100 मार्क्स का पेपर था। बहुत सारे बच्चों के नंबर 50 आ रहे थे, किसी के 60 आ रहे थे, 2-3 के जो है 80 के आसपास आ रहे थे, एक बच्चा था उसके 90 के ऊपर आ रहे थे, और अपने पास में कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनके जो है नंबर है 30 से कम आ रहे थे। तो ऐसे में आपको पता लग जाएगा कि कुछ बच्चे फेल हो रहे हैं, कुछ पास हो रहे हैं, बहुत सारे पास हो रहे हैं, और कुछ जो है 90 के ऊपर भी जा रहे हैं। तो आप ये देखोगे यार 4-5 बच्चे मान लो फेल हो गए, तो आपको यहाँ पे क्या मिला कि अपने पास में 50 बच्चे थे, 5 बच्चे फेल हो चुके हैं, तो गड़बड़ है यार, इनके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि 5 फेल हो गए, तो अब मैं उनके लिए क्या करूंगा, मैं उनके लिए एक्स्ट्रा क्लास रखूंगा। लेकिन ये मुझे तब पता लगता है ना जब मैंने जानकारी को लिया, उस जानकारी को समझा, और मुझे क्या करने की जरूरत है मुझे उससे पता लग गया। सेम आप सोचो जब ये अपने इंडिया लेवल पे हो रहा है, राजस्थान लेवल पे, या आप जिस राज्य में रहते हो उस राज्य के लेवल पे हो रहा है, भारत के लेवल पे हो रहा है, तो करोड़ों बच्चे हैं अपने पास में, उन करोड़ों बच्चों की जानकारी जो है हमें पता लग जाती है। अब जैसे नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, वो क्यों आई है, क्योंकि पुरानी एजुकेशन पॉलिसी में कुछ सुधार किए गए हैं। वो सुधार कहाँ से किए, जब उन्हें पता लगा कि ज़रूरी नहीं है कि बच्चे सारे बच्चे जो हैं 11th-12th में सिर्फ 3 हिस्सों में बट के रह जाना चाहते हैं, आर्ट्स वाले अलग, कॉमर्स वाले अलग, साइंस वाले अलग, वो कुछ मिक्स चाहते हैं। कोई हिस्ट्री भी पढ़ना चाहता है तो वो साथ में फिजिक्स भी पढ़ना चाहता है। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने इतने सालों का डेटा से ही तो उन्होंने अंदाज लगाया है कि भाई डिमांड क्या है और क्या जरूरत है आगे। तो ये सब क्या है, सांख्यिकी में अपन जो है पढ़ते हैं। ठीक है, आगे आते हैं आंकड़ों का संग्रह करना। जैसे कुछ उदाहरण देते हैं, अपनी कक्षा के 20 विद्यार्थियों की आपने लंबाई नापी, तो ये आंकड़ों का संग्रह हो गया।
अपनी कक्षा में किसी एक महीने के प्रत्येक दिन अनुपस्थित रहे विद्यार्थियों की संख्या। जैसे मान लो आज तो चलो जो भी दिन है, मान लो सोमवार है आज अपने पास में, तो सोमवार को कितने बच्चे अनुपस्थित थे? 40 बच्चे हैं क्लास में, 5 जने अनुपस्थित थे। मंगलवार को कितने रहे? बुधवार को कितने रहे? शनिवार को आप देखोगे कि 10 बच्चे एब्सेंट थे। और हर शनिवार को ऐसा होता है कि ज़्यादा बच्चे एब्सेंट होते हैं, तो आपको पता लग जाएगा ना कि शनिवार को वैसे भी छुट्टी जल्दी होती है, उसमें भी कुछ बच्चे डिस्काउंट और कर लेते हैं, वो खुद छुट्टी ले लेते हैं। तो ज़्यादा बच्चे जो है शनिवार को छुट्टी पे होते हैं, जबकि बाकी दिन जो है ज़्यादा बच्चे प्रेजेंट रहते हैं। आपकी कक्षा मित्रों के परिवारों के सदस्यों की संख्या, कि उनके घर में कितने लोग हैं। आपके विद्यालय में या उसके आसपास के 15 पौधों की लंबाइयाँ कितनी है, वो अपन देख सकते हैं। ठीक है। आंकड़े हमारे पास में दो तरह के होते हैं, प्राथमिक आंकड़े और गौण आंकड़े। प्राथमिक आंकड़ों को अपन इंग्लिश में जो है प्राइमरी डेटा कहते हैं, गौण आंकड़ों को अपन इंग्लिश में जो है सेकेंडरी डेटा कहते हैं। जब अन्वेषक के द्वारा अपने दिमाग में एक निश्चित उद्देश्य रखकर सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है, इस प्रकार एकत्रित किए गए आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़े जो है कहा जाता है। जैसे मुझे पता करना है कि जैसे मान लो मैं क्लास टीचर हूँ, है ना, मुझे पता करना है मेरी क्लास में जो बच्चे हैं उनकी हाइट कितनी है, ताकि पता लग सके कि वो सही हाइट से बढ़ रहे हैं या उनको कुछ गड़बड़ कमी है उनके। तो ये मैं खुद चेक कर रहा हूँ, तो मैं क्या हुआ, प्राइमरी डेटा हो जाएगा ये मेरे लिए। जबकि मैंने क्या किया, स्कूल में अपने पास में डॉक्टर और नर्स होते हैं, उनके पास में भी रिकॉर्ड होता है कि बच्चों की हाइट और वो सब क्या है, उन्होंने भी नाप रखा होता है। तो मैंने क्या करा, मुझे चाहिए तो जानकारी कि मेरी क्लास में बच्चों की हाइट कैसी बढ़ रही है, लेकिन मैं क्या करूँगा, खुद ना नाप के उनसे ले लूँगा। तो ये क्या हो जाएगा अपने लिए गौण आंकड़े, मेरे लिए गौण आंकड़े, कि मैंने खुद ने नहीं नापा, किसी और ने किया हुआ था, मैंने तो वो ले लिया। जब किसी स्रोत से जिसमें सूचनाएं पहले से ही एकत्रित है आंकड़े प्राप्त किए गए हो, उन आंकड़ों को गौण आंकड़े या फिर सेकेंडरी डेटा भी अपने पास में कहा जाता है। इस तरह से अपने पास में रहेगा। ठीक है, आगे आते हैं। प्रश्न नंबर 1 रहेगा अपने पास में प्रश्नावली 14.2 का। समझने की कोशिश करते हैं क्या लिखा है। 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह आपको दिए हुए हैं। ठीक है, ए बी ओ ब्लड ग्रुप अपने पास में दिए हुए हैं। इन आंकड़ों को एक बारंबारता बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले वाले में अपन लिख लेते हैं रक्त समूह जो है क्या है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे रक्त समूह। फिर अपन यहाँ पे क्या करेंगे, टैली मार्क्स कह लेंगे, टैली चिन्ह जिसे आप कहते हो। ठीक है, टैली चिन्ह हो जाएगा। और फिर अगला अपने पास में क्या हो जाएगा, बारंबारता आ जाएगा, बारंबारता। इस तरह से है। रक्त समूह अपने पास में देखो 4 हैं, ए है, बी है, ओ है और ए बी है। तो यहाँ पे आप लिख लोगे ए, यहाँ पे लिख लोगे बी, यहाँ पे लिख लोगे ओ और यहाँ पे लिख लेंगे ए बी। अब ए ब्लड ग्रुप वाले जो है अपने पास में कितने लोग हैं, जरा चेक करते हैं। 1, फिर उसके बाद में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लोग हैं जिनके रक्त समूह जो है अपने पास में ए है। तो यहाँ पे टैली चिन्ह बनाओगे 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ पे बारंबारता आ जाएगा 9। फिर बी ब्लड ग्रुप जो है अपने पास में कितने लोगों का है, जरा चेक करते हैं। बी, तो ये बी आपके पास में ये रहा 1, फिर अपने पास में ये रहा 2, फिर ये आपके पास में आ जाएगा 3, फिर ये आपके पास में आ जाएगा 4, ये आ जाएगा आपके पास में 5 और ये आ जाएगा आपके पास में 6। तो 6 लोग हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 2, दूसरे से करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में क्या, 6। फिर ओ ब्लड ग्रुप जो है कितने लोगों का है वो अपन चेक करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर आ जाएगा 8, 9, 10, 11 और यहाँ आ जाएगा 12। तो 12 लोगों का ब्लड ग्रुप जो है आपके पास में ओ है। तो यहाँ पे अपन टैली चिन्ह बना लेंगे इस तरह से और यहाँ पे आ जाएगा 12। फिर ए बी ब्लड ग्रुप हमारे पास में देखो टोटल कितने थे, 30 विद्यार्थी थे। 9 और 6 15, 15 और 12 27, यानी कि 3 जो है बच्चों का ब्लड ग्रुप आपके पास में क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। इस तरह से अपने पास में रहेगा सोचने का तरीका। ठीक है, 1, 2 और ये रहा 3, बस हो गई अपने पास में जो है बारंबारता बंटन सारणी के रूप में हमने प्रस्तुत यहाँ पे कर दिया है। बताइए कि इन विद्यार्थियों में से कौन सा रक्त समूह अधिक सामान्य है। तो अधिक सामान्य अपने पास में जो है ओ है। तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे, ओ रक्त समूह अधिक सामान्य है। ठीक है, आप यहाँ पे इस तरह से जता देंगे, अधिक सामान्य है हमारे पास में ओ रक्त समूह।
फिर नेक्स्ट आगे अपने पास में क्या लिखा है, और कौन सा रक्त समूह विरलतम रक्त समूह है। विरलतम मतलब सबसे कम है, तो ए बी अपने पास में जो रक्त समूह है वो विरलतम है। ए बी रक्त समूह विरलतम है, ठीक है। इस तरह से आपके पास में हो जाएगा। बस हो गया आपका आंसर पूरा, और कुछ खास है नहीं यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे अपने पास में क्या है देखते हैं। अब हमारे पास में प्रश्न नंबर 9 है, प्रश्नावली 14.2 का क्या लिखा है। अब स्टूडेंट्स एक और चीज, यहाँ पे जो हमने बारंबारता बंटन सारणी देखी वो क्या है, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। यहाँ पे किसी भी तरह के वर्ग नहीं बन रखे अपने पास में, लेकिन अब हम जो पढ़ने वाले होंगे वो क्या है अपने पास में, वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। तो चलिए देखते हैं। एक कंपनी एक विशेष प्रकार की कार बैटरी बनाती है। इस प्रकार की 40 बैटरियों के जीवन काल वर्षों में हमें जो है दिए हुए हैं। 2.6 साल, 3 साल, 3.7 साल, 3.2 साल, इस तरह से 40 बैटरियों की जानकारी हमारे पास में दी हुई है। 0.5 माप के वर्ग अंतराल लेकर, आपको क्वेश्चन नहीं बता दिया कि वर्ग अंतराल आपको कितना लेना है, 0.5 लेना है, तथा अंतराल 2 से 2.5 से प्रारंभ करके इन आंकड़ों की एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी हमको बनानी रहेगी। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे अपन यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन ने बता दिया 2 से 2.5 से शुरू करना है। 2 से 2.5 सबसे पहला वर्ग अंतराल होगा और आधे आधे का गैप अपन को लेना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, या तो देखो 2 तरीके से लिख सकते हो, बैटरियों की उम्र, या फिर आप सिंपल वर्ग अंतराल भी लिख सकते हो। तो कैसे भी कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं तो सिंपल जैसे वर्ग अंतराल लिख लो, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा 2 से 2.5, फिर अगला वर्ग अंतराल क्या हो जाएगा अपने पास में 2.5 से 3, फिर अगला हो जाएगा आपके पास में 3 से 3.5, फिर अगला हो जाएगा 3.5 से 4, फिर अगला हो जाएगा हमारे पास में 4 से 4.5, फिर अगला हो जाएगा 4.5 से 5। अब हमारे पास में उम्र जो है सबसे अधिक क्या दे रखी है यहाँ पे, 4.6 तक दिख रहा है। 4.6 से ज़्यादा कोई है क्या, नहीं, 4.6 ही है। तो बस 4.6 इसके अंदर आ जाएगा अपने पास में, है ना। ओके, ये हो गया। अब वर्ग अंतराल के बाद में हमें यहाँ पे, यहाँ अपन बारंबारता लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, बारंबारता लिख लेंगे। आप चाहो तो टैली चिन्ह जो है वो भी बना सकते हो, लेकिन एक मैंने करके दिखा दिया तो अब जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे बना लेना अगर आपको चाहिए तो। अब 2 से 2.5 में अपने पास में कितने लोग हैं वो अपन को चाहिए होंगे, पर उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि जैसे 2.5 यहाँ पे भी लिखा है, 2.5 यहाँ पे भी लिखा है, तो हम क्या करते हैं कि जो 2.5 वाली जानकारी होगी वो हम निम्न वर्ग सीमा में लेते हैं, ऊपरी वर्ग सीमा में नहीं लेते। जैसे ये देखो, ये वर्ग अंतराल है 2.5 से 3, तो ये निम्न वर्ग सीमा है, ये ऊपरी वर्ग सीमा है, ठीक है। 2.5 और 3 के बीच का गैप कितना है, 0.5, तो वो क्या हो जाएगा अपने पास में, वर्ग माप हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से रहता है, और ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, वर्ग अंतराल कहलाते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले 2 से 2.5 के बीच में अपने पास में कौन कौन है, ठीक है। 2 से 2.5 के बीच में अपने पास में जो है 3.7, 2.2 आ जाएगा 2 से 2.5 के बीच में, फिर 2.3 आ जाएगा, 2.5 नहीं आएगा, और आपके पास में बस यही है, 2 ही हैं अपने पास में जो कि 2 से 2.5 के बीच में। तो बारंबारता कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब 2.5 से 3 के बीच में चाहिए, तो 2.5 से 3 में आपको 2.5 लेना है, लेकिन 3 वाला नहीं लेना है, ठीक है। तो कुछ और कलर से ले लेते हैं 2.5 से 3 में, तो अपने पास में 2.6 हो जाएगा, 3 को नहीं लेना है, और 2.5 से 3 ये 2.5 आ जाएगा, 2.9 आ जाएगा, 3 नहीं आएगा, 2.8 आ जाएगा, 3.2, 2.6 आ जाएगा, ठीक है, और 2.9 अपने पास में आ जाएगा। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 बैटरियां हैं जिनकी उम्र जो है 2.5 से 3 वर्ष के बीच में रहती है। फिर 3 से 3.5 पे अपन देखेंगे, ठीक है। 3 से 3.5 के लिए अपन क्या करते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास में 3 से 3.5 में 3 आएगा और 3.5 नहीं आएगा, 3.2 आ जाएगा, 3.5 नहीं आएगा, 3.2 आएगा, 3.8 नहीं आएगा, 3.4 आएगा, 3.2 आएगा, 3 से 3.5 देख रहे हैं, 3.5 नहीं आएगा,
3.4 आएगा, 3.3 आएगा, 3 आएगा, 4.3 नहीं आएगा, 3.4 आएगा, 3.1 आएगा, 3.2, 3.2, 3.2, 3.5 नहीं आएगा, 3 से 3.5 में 3.2 आएगा और 3.5, 4.2, 3.6। ठीक है, तो पर्पल कलर से जो जो अंडरलाइन करा उनको गिन लो कितने हैं अपने पास में। 1 है, 2, 3, 4, 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 कार बैटरियां जो है अपने पास में आ जाएंगी, जिनकी उम्र कितनी है 3 से 3.5 साल है। अब 3.5 से 4 साल वाली जो बैटरियां हैं जिनकी उम्र है उनको अपन देखते हैं। इस बार अपन क्या करते हैं, डबल टिक लगा लेते हैं। ठीक है, 3.5 से 4 वाली, 3.5 से 4 वाली में अपने पास में ये 3.7 आएगा, 4.1 नहीं आएगा, 3.5 आएगा, 3.7 आएगा, 3.8 आएगा, 3.5 आएगा, 4.4 नहीं आएगा, 3.5 से 4 में चाहिए, 3.7 आ जाएगा, 3.9 आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा, 3.8 आएगा, 3.5 आएगा और 3.6 आ जाएगा। ठीक है, चलो काउंट कर लो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कार बैटरियां जो है अपने पास में आ रही हैं। तो इस तरह से यहाँ लिख लोगे 11। अब 4 से 4.5 में देखते हैं अपने पास में कितना आ रहा है। ठीक है, 4 से 4.5 में देखेंगे तो इस बार हम क्या करते हैं, स्क्वायर बना लेते हैं। 4 से 4.5 में 4.1 आएगा आपके पास में, 4 से 4.5 में 4.5 नहीं आएगा, 4.6 भी नहीं आएगा, 4.4 ज़रूर आएगा, फिर 4.3 आएगा और 4.6 आएगा क्या, नहीं, 4 से 4.5 देख रहे हैं ना, 4.2 आ जाएगा। कितने स्क्वायर बनाए हमने, एक बनाया है यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे और फिर चौथा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपके पास में कितना, 4। फिर है 4.5 से 5, 4.5 से 5 में जो बचे हुए वो 4.5 से 5 में आएगा। तो अपने पास में क्या बच रहा है, ये देखो 4.5 है, इस पर ट्रिपल टिक लगा लेते हैं, 4.5, ये 4.6 हो जाएगा। अब जिन पे हमने पहले से निशान लगा रखा उनको हमें देखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो जानकारी तो अपन पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं। 4.6 आ जाएगा, बस यही है। तो कितने आ रहे हैं अपने पास में ट्रिपल टिक वाले, पहली वाली में 1 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, फिर यहाँ पे 3 आ रहा है, तो 3 है। तो यहाँ पे आप क्या लिख लोगे, 3। अब टोटल कितना बताया था अपने पास में, 40 बैटरियाँ हैं कार की, तो गिन लो, 2 और 6 8, 8 और 14 22, 22 और 10 32, 32 और 1 33, 33 और 7 40, तो कुल आपके पास में टोटल कितना आ जाएगा, 40। तो ये लीजिए, इस तरह से हमारे पास में बारंबारता बंटन, वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी जो तैयार हो जाएगी। टैली चेन आप करना चाहो तो अपने पास में कर सकते हो। ठीक है, तो बस हो गया अपने पास में, वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाई हमने यहाँ पे बना लिया। ठीक है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास में जो है प्रश्नावली 14.3 के बारे में डिस्कस करेंगे। 14.2 में यही था, हम क्या करते थे, जानकारी को जो है वर्गीकृत बंटन सारणी या अवर्गीकृत बंटन सारणी में रखा करते थे। अब 14.3 में हम क्या करेंगे, निरूपण करेंगे ग्राफ के ऊपर। ग्राफ बनाना रहेगा हमारे पास में, जो जानकारी दी हुई है वो करेंगे। ग्राफ अपन जो है 3 सीखने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, कौन कौन से सीखेंगे जरा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अपन जो है 3 सीखने वाले हैं। एक तो अपने पास में क्या रहेगा, हम यहाँ पे आयत चित्र जो होता है जिसको अपन हिस्टोग्राम कहते हैं वो अपन सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, आयत चित्र। तीसरा हम यहाँ पे जो है बारंबारता बहुभुज जो होता है वो अपन सीखेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, बारंबारता बहुभुज, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी कहते हैं इसको। ठीक है, और एक अपने पास में क्या हो जाता है, बार ग्राफ हो जाता है, वो अपन यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, तो 3 बातें जो है अपन यहाँ पे सीखेंगे। इन तीनों को कैसे करेंगे तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले अपने पास में जो है लिखा है, उसको अपने पास में उदाहरण 5 है, समझने की कोशिश करते हैं क्या लिखा है। 9वीं कक्षा के 40 विद्यार्थियों से उनके जन्म का महीना बताने के लिए कहा गया। इस प्रकार प्राप्त आंकड़ों से निम्नलिखित आलेख बनाया गया। ये बार ग्राफ अपने पास में बनाया गया है। ठीक है, क्या है आप देख रहे होंगे, इधर लिखा है विद्यार्थियों की संख्या और इधर लिखा है जन्म के महीने। तो मतलब कि 3 विद्यार्थी जो हैं जनवरी महीने में जन्मे थे, फिर 4 विद्यार्थी जो है फरवरी के महीने में जन्मे थे, 2 विद्यार्थी जो है मार्च में थे, अप्रैल में भी 2 थे, मई में आपके पास में जो है 5 थे, अगस्त में सबसे ज़्यादा हैं 6 विद्यार्थी। इस तरह से जो है आपके पास में जानकारी दी हुई है।
अब देखो क्या लिखा है, नवंबर के महीने में कितने विद्यार्थियों का जन्म हुआ। तो नवंबर के महीने में अपने पास में जो है कितने विद्यार्थियों का जन्म हुआ, नवंबर के महीने से एक सीधी सीधी रेखा इस तरह से खींच लो ताकि आपको आइडिया लग जाए। तो 4 विद्यार्थियों का जन्म जो है अपने पास में नवंबर के महीने में हुआ, तो यहाँ पे 4 लिख लोगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपने पास में किस महीने में सबसे अधिक विद्यार्थियों का जन्म हुआ है, तो किस महीने में सबसे अधिक हुआ है, अगस्त में। तो अगर आप यहाँ पे क्या लिख लेंगे, हिंदी में तो कहेंगे अगस्त, इंग्लिश में कहेंगे अगस्त, ठीक है। ये अपने पास में हो जाएगा, ठीक है। 4 यहाँ पे रहेगा, बस इतना सा ही था, कुछ खास है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 8 है अपने पास में, उसको अपन बाद में करेंगे। पहले अपन आते हैं प्रश्न नंबर 2 पे, प्रश्नावली 14.3 के, ठीक है। तो क्या लिखा है यहाँ पे, अपन बार ग्राफ, दंड आलेख को भी कहते हैं बार ग्राफ को। क्या लिखा है, भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या के आंकड़े नीचे दिए गए हैं, निकटतम 10 तक का, ठीक है, उसको जाने दो। आप ये देखिए, अगर हमारे पास में अनुसूचित जाति है तो वहां पे 940 लड़कियां हैं प्रति 1000 लड़कों पे, ठीक है। अनुसूचित जनजाति देखा जाए तो वहां पे 970 लड़कियां हैं प्रति 1000 लड़कों पर। गैर अनुसूचित जाति या जनजाति जो है वहां पे 920 लड़कियां हैं। पिछड़े जिलों में 950 है, गैर पिछड़े जिलों में 920 है, ग्रामीण में 930 है, और शहरी क्षेत्रों में जो है प्रति 1000 लड़के कितनी लड़कियां हैं, 910 है, तो काफी कम है शहरी इलाकों में। अब देखो क्या लिखा है अपने पास में, ऊपर दी गई सूचनाओं को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। एक बार ग्राफ जो है हमें बनाना रहेगा, तो चलिए बनाते हैं। मेरा प्लान ये है कि हम क्या करेंगे कि ये जो अपने पास में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या जो है इसको y अक्ष पे ले लेंगे, और ये जो क्षेत्र दिए हुए हैं इनको अपन x अक्ष पे दर्शा लेंगे। चलिए बनाते हैं, ये अपने पास में है ही, और आपको जानकारी होगी कि अपने पास में ये जो है क्या कहलाती है, x अक्ष कहलाती है, ये अपने पास में जो है y अक्ष कहलाती है। और मेरा प्लान क्या है, y अक्ष पे अपन क्या करने वाले हैं, ये जानकारी लेंगे, प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या। तो आप यहाँ पे देख रहे हो सबसे छोटी जानकारी 910 है और सबसे बड़ी जानकारी 970 है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 10-10 के गैप पे ले लेते हैं, 910 से शुरू करके, ठीक है। अब देखना यहाँ पे कैसे होंगी चीज़ें। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जैसे सबसे पहले लिखूँगा 910, फिर 10-10 का गैप ले रहे हैं तो अगला क्या हो जाएगा आपके पास में 920 हो जाएगा, फिर अगला आपके पास में क्या हो जाएगा 930, अगला आ जाएगा आपके पास में 940, फिर आ जाएगा आपके पास में 950, फिर आ जाएगा 960, फिर आ जाएगा 970, अगला आ जाएगा आपके पास में 980, फिर आ जाएगा 990, और बस 1000। हमें यहीं तक की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा तो अपने पास में लड़कियां हैं नहीं, 1000 तक की है। तो अब आप बोलोगे सर ये एक्स्ट्रा खिंच गया है, तो एक्चुअली कोई बात नहीं, आप लोगों के पास तो क्या होगा, पेंसिल होगा, तो पेंसिल से आप मिटा लोगे। एक्चुअली ये मिटेगा नहीं, इसमें ये रबर से नहीं, बने हुए ही हैं पहले से ही। तो इस तरह से अपन ने यहाँ पे बना ली है, ठीक है। और यहाँ पे अपन लिखेंगे प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या, ये लिख लेंगे, प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या, प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या, ठीक है, लड़कियों की संख्या अपने पास में कितनी है ये हो जाएगा। तो इसको अपन क्या करेंगे, y एक्स पे दर्शा लेंगे। तो इसको थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा अपन को, सीधा नहीं लिखते हम, जो है यहाँ पे टेढ़ा लिखते हैं, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे इस तरह से, ठीक है। ये हो गया। x अक्ष पे अपन क्या लेंगे, क्षेत्र ले लेंगे, कि हम किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखो ये लिखा है क्षेत्र, तो यहाँ पे आप नीचे जो है क्षेत्र ले लेंगे, नीचे जो है अपने पास में क्षेत्र आ जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान रखना कि अपने पास में ये जहाँ पे मिलते हैं x अक्ष और y अक्ष, वो अपने पास में क्या हो जाता है, ओरिजिन हो जाता है, ठीक है, मूल बिंदु हो जाता है। ये तो होता है 0। अब यहाँ पे हमारे पास में 10-10 का गैप चल रहा है, और यहाँ पे 0 से सीधा हम 910 पे आ गए, गड़बड़ हो गई ना, क्योंकि 10-10 का गैप चल रहा है तो 0 के बाद में 10 आता, 20, 30, 40, 50, 60, 70 इस तरह से चलना था। लेकिन ऐसे हमारे पास में ग्राफ में इतनी जगह नहीं होगी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक किंक जो है इस तरह से लगा देंगे, ठीक है। ये दर्शाता है कि हमने यहाँ पे जंप लिया है, ऐसा। अब सबसे पहली जानकारी हमारे पास में क्या है, अनुसूचित जाति की है, उसमें 940 लड़कियां हैं। तो चलिए अपन यहाँ पे बनाते हैं फिर, ये रहा, अनुसूचित जाति है, 940 लड़कियां हैं, तो इस तरह से बनाओगे आप यहाँ पे बार ग्राफ,
एक सेकेंड रुको। ये दिख रहा होगा आई थिंक पर्पल वाला। तो यहाँ पे 940 लड़कियां हैं अनुसूचित जाति में, तो वो अपन ने बना लिया। बस आपको क्या करना है, अनुसूचित जाति जो है या तो इसके अंदर लिख लो या इसके नीचे लिख लो। अब नीचे तो मेरे पास ऑब्वियसली जगह नहीं है तो मैं ऊपर ही लिखूंगा। फिर अगला अपने पास में जानकारी क्या है, अनुसूचित जनजाति में 970 लड़कियां हैं, ठीक है। तो 970 कहाँ है, ये रहा। तो यहाँ पे एक छोड़ के एक बक्सा एक बॉक्स का गैप छोड़ के फिर आप जो है अगला वाला बनाएंगे अपने पास में। तो ये हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके अंदर लिख लोगे अनुसूचित जनजाति। अगला आपके पास में क्या है, गैर अनुसूचित जाति या जनजाति 920 लड़कियां हैं, ठीक है। तो 920 अपने पास में ये रहा। तो एक बक्सा छोड़ के एक ब्लॉक छोड़ के फिर आप क्या करोगे, फिर यहाँ पे बनाओगे इस तरह से। तो ये हो जाएगा अपने पास में। फिर नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, पिछड़े जिले हैं जिसमें 950 लड़कियां हैं। तो 950 अपने पास में कहाँ है, ये रहा। तो यहाँ से आप जो है लेंगे, ठीक है, 950। फिर नेक्स्ट अपने पास में क्या है, गैर पिछड़े जिले, वो है 920। तो गैर पिछड़े जिलों में 920 है, तो यहाँ पे भी अपने पास में जो है 920 आ जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट अपने पास में क्या है, ग्रामीण है 930। तो ग्रामीण अपने पास में 930 यहाँ पे है। तो यहाँ पे एक बक्सा छोड़ के फिर बनाओगे, ये आ जाएगा 930 अपने पास में। फिर नेक्स्ट आपके पास में क्या है, शहरी 910। तो यहाँ पे अपने पास में 910 आ जाएगा। 910 तो पहला वाला ही है आपके पास में, तो यहाँ पे आ जाएगा 910, ठीक है। ये लो, ये अपने पास में बन जाएगा। बस हो गया। अब इसमें नीचे क्षेत्र है, तो यहाँ पे इनके अंदर सबके अंदर लिखो भी ये किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं एक उदाहरण बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे शहरी लिखने के लिए जगह ज़्यादा नहीं है, तो मैं शहरी जो है यहाँ पे नीचे लिख लूँगा, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। नहीं तो आप इसके अंदर लिख लो। तो जैसे भी हो, बस जानकारी पूरी होनी चाहिए। अधूरी छोड़ दी तो काम अधूरा रह जाएगा, नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। ये हो गया। अब हमारे पास में जो है यहाँ पे पैमाना भी हमें लिखना होता है, एक जानकारी और रहती है, ठीक है। तो पैमाना अपने पास में इस तरह से रहेगा। ये जो आप गैप लेते हो ना, इसको अपन को जानकारी को बताते हैं। तो इस तरह का गैप अपन ने एक्स अक्ष पे तो लिया नहीं है, वाई अक्ष पे लिया है। तो हमें पैमाना जो है वाई अक्ष पे बताना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि ये जो 1-1 सेंटीमीटर की दूरी है, इसमें हम कितना कितना फिट कर रहे हैं डेटा। तो 1 सेंटीमीटर हमारे पास में 10 इकाई आ जाएगा, या तो आप ऐसे लिख सकते हो। बाकी हमने यहाँ पे लड़कियों की संख्या लिखी है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर हमारे पास में क्या हो जाएगा, 10 लड़कियां हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से रहता है, इस तरह से। तो बाकी एक और तरीका क्या है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 इकाई, तो वैसे भी हो जाएगा। तो इसके साथ जो है आपका ये आंसर पूरा होता है। इसके अंदर लिख जरूर लेना वो चीज़ है ना, मैंने भी लिखी नहीं है। तो पहला वाला हिस्सा जो है वो तो पूरा हो गया। दूसरा क्या लिखा है, कक्षा में चर्चा करके बताइए कि आप इस आलेख से कौन कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अब निष्कर्ष अपन पहला तो देखो ये निकालेंगे कि हमारे पास में सबसे अधिक लड़कियां जो है दूसरे वाले नंबर पे थी, मतलब अनुसूचित जनजाति। तो आप पहला निष्कर्ष निकालोगे, लड़कियों की संख्या सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति में है, ये पहला निष्कर्ष हो गया। दूसरा निष्कर्ष, शहरी इलाकों में लड़कियों की संख्या सबसे कम है। बस 2 निष्कर्ष लिखे और काम हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में प्रश्न नंबर 4 है, वो क्या लिखा है, एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयां 1 मिलीमीटर तक शुद्ध मापी गई है, ठीक है। और प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी में निरूपित किया गया। प्राप्त आंकड़े अपने पास में सारणी बना दी गई है। तो 118 से 126 मिलीमीटर लंबाई वाली जो पत्तियां हैं, उनकी 3 पत्तियों की संख्या रहेंगी। फिर इसी तरह से 136 से 144 मिलीमीटर लंबाई की पत्तियां अपने पास में 9 है। 163 से 171 मिलीमीटर लंबाई की पत्तियां हमारे पास में 4 है। इस तरह से आपके पास में पूरी जानकारी दी हुई है। क्या लिखा है पहला हिस्सा, दिए हुए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र खींचिए। इस बार हमें आयत चित्र बनाना है, यानी कि हिस्टोग्राम बनाना है, दंड आलेख नहीं बनाना है, आयत चित्र बनाना है। देखो आयत चित्र में क्या होता है, अपने पास में दंड आलेख से ज्यादा अंतर नहीं है। दंड आलेख में आपने क्या देखा था, अपने पास में एक एक ब्लॉक का गैप होता है ना, हर एक जानकारी के बीच में। लेकिन दंड आलेख अपने पास में, आयत चित्र में क्या होगा, ये सब एक दूसरे के पास में चिपके हुए होते हैं, ठीक है। इतना ही है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है दिखने में। तो चलिए आपको वो सिखाते हैं कैसे रहेगा।
अब एक चीज देखिए कि जब भी आप दंड आलेख अपने पास में आयत चित्र बनाए ना, तो अपने पास में जो वर्ग अंतराल होते हैं ना वो सतत होने चाहिए, कंटिन्यूस वर्ग अंतराल होने चाहिए, उनमें बीच में गैप नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे पहला वर्ग अंतराल 118 से 126 है और फिर अगला वर्ग अंतराल 127 से 135 है, लगातार नहीं है। 126 और 127 के बीच में गैप आ गया ना, तो इस गैप का क्या इलाज करेंगे हम यहाँ पे, है ना। फिर 136 से 144 है, यहाँ पे 144 से शुरू होना चाहिए था लेकिन हो रहा है 145 से 153, तो यहाँ पे गैप आ रहा है, सतत नहीं है, असतत अपने पास में वर्ग अंतराल है, तो हमें सतत वर्ग अंतराल चाहिए होंगे। अब सतत वर्ग अंतराल बनाने के लिए हमारे पास में जो है कुछ जुगाड़ हमें करना होगा। जुगाड़ हम कैसे करेंगे जरा यहाँ पे गौर से देखिएगा। आप क्या करिए, कोई से भी दो वर्ग अंतराल लीजिए अगल बगल वाले, जस्ट एक दूसरे के बाद वाले जो वर्ग अंतराल है वो लीजिए। जैसे अपन ने ये लिया 127 से 135 है, ठीक है, 127 से 135 है और फिर अगला क्या है 136 से 144 अपने पास में वर्ग अंतराल है। आप यहाँ पे क्या करिए कि नीचे वाले वर्ग अंतराल की निचली वर्ग सीमा लीजिए 136, उसमें से ऊपर वाले वर्ग अंतराल की ऊपरी वर्ग सीमा को घटाइए और 2 का भाग लगाइए। 136 में से 135 गया 1/2 अपने पास में क्या हो जाएगा 0.5। तो ऐसे में आप क्या करिए कि ये जो 0.5 आया है, तो जितने भी ऊपरी वर्ग सीमाएं हैं उन सब में 0.5 को जोड़ दीजिए और जितनी भी निचली वर्ग सीमा है उन सब में 0.5 को घटा दीजिए। ऐसा करने से आपके पास में जो है वर्ग अंतराल सतत बन जाएंगे। कैसे, मैं आपको भी करके दिखाता हूँ यहाँ पे टेबल पे। इसको अपन करते हैं थोड़ा साइड में। चलिए देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे अपने पास में लिखेंगे लंबाई, ठीक है, एक सेकेंड में थोड़ा टेबल बना लूं फिर अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अपने पास में यहाँ पे लंबाई आ जाएगी और यहाँ पे बारंबारता कह सकते हो शॉर्ट में, या फिर पत्तियों की संख्या भी कह सकते हो। तो जैसे क्वेश्चन ने दिया अपन तो वही लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास में पत्तियों की संख्या, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, ऊपरी वर्ग सीमा में आधा बढ़ा लो, निचली वर्ग सीमा में आधा घटा लो। तो 118 में से आधा घटाओगे तो क्या हो जाएगा 117.5 और 126 में आधा बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा 126.5 अपने पास में आ जाएगा, इस तरह से, ठीक है। आगे अपने पास में क्या आ जाएगा 127 में से आधा घटाओगे तो 126.5 और 135 में आधा बढ़ाओगे तो 135.5 आ जाएगा। फिर 135.5 और फिर आ जाएगा 144.5, फिर 144.5 और आ जाएगा 153.5, 153.5 और अगला आ जाएगा आपके पास में 162.5, 162.5 और अगला आ जाएगा आपके पास में 171.5, 171.5 और अगला आ जाएगा आपके पास में क्या 180.5। ये लीजिए वर्ग अंतराल अपने पास में बन चुके हैं। अब जरा गौर से देखना 126.5, 126.5, 135.5, 135.5 सारे जो है अपने पास में क्या है सतत वर्ग अंतराल बन चुके हैं अपने पास में। तो बस अपना काम हो गया। बाकी ये जो बारंबारता है पत्तियों की संख्या ये वैसी रहेगी, ये नहीं बदलेगी अपने पास में। 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2 ये लो आपके पास में ये हो जाएगा। अब हमारे पास में ये जो वर्ग अंतराल है इन अब हमको आयत चित्र बनाना है। तो ये जो वर्ग अंतराल आपको दिए हुए हैं ये तो अपन लेंगे एक्स अक्ष पे और जो पत्तियों की संख्या है इसको अपन ले लेंगे वाई अक्ष पे। तो चलिए लेते हैं। आप यहाँ पे एक चीज देखिए कि हमारे पास में गैप कितने कितने का आ रहा है, 9 का गैप आ रहा है यहाँ पे सब में। 117.5 में 9 जोड़ोगे तो 126.5 आ जाएगा, 126.5 में 9 जोड़ोगे तो 135.5 आ जाएगा। वर्ग अंतराल 9 का चल रहा है। शुरू कहाँ से होगा 117.5 से। तो चलिए अपन यहाँ पे भी यही काम करते हैं। शुरू करेंगे हम 117.5 से और 9 का गैप चलेगा तो आ जाएगा क्या 126.5, फिर 9 आ जाएगा तो 135.5, फिर 9 का गैप लोगे तो आपके पास में आ जाएगा 144.5,
फिर आ जाएगा हमारे पास में 153.5, फिर आ जाएगा आपके पास में 162.5, फिर आ जाएगा आपके पास में 171.5। ठीक है, हमें कहाँ तक चलना है? 180.5 तक चलना है। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास में 180.5। ठीक है, बस यहाँ तक बहुत है। अगर आप चाहो तो एक और ज़्यादा से ज़्यादा बना लो, बाकी ज़रूरत अपने पास में है नहीं। यहाँ पे इसको अपन बंद करेंगे, ये अपने पास में एक्स अक्ष हो चुका है, यहाँ पे अपने पास में ये वाई अक्ष रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आप ये देखिए, वाई अक्ष पे हम पत्तियों की संख्या दर्शाएंगे। सबसे बड़ी जानकारी 12 है, सबसे छोटी जानकारी अपने पास में 2 है। अब वाई अक्ष पे हम एक तो ये कर सकते हैं कि हम एक सेंटीमीटर पे एक की को शो करें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप एक एक पे ले लो। अगर आपके पास में नहीं फिट हो रहा तो दो दो के गैप पे भी ले लेना, तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में 6, यहाँ पे आ जाएगा 7, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 11 और ये आ जाएगा आपके पास में क्या? 12। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बता देना है हमने यहाँ पे क्या लिया है? पत्तियों की संख्या। तो यहाँ पे हो जाएगा ये पत्तियों की संख्या। ठीक है, तो इसको अपन क्या करेंगे? इधर फिट करेंगे। ये लो, पत्तियों की संख्या को अपन इधर लिख दिया। अब इधर हमें एक्स अक्ष पे भी बताना होगा हमने क्या लिया है। तो एक्स अक्ष पे हमने क्या लिया है? पत्तियों की लंबाई ली है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? लंबाई। अब मेरे पास तो क्या नीचे जगह नहीं है, तो आप यहाँ नीचे लिखना पत्तियों की लंबाई, या सिंपल लंबाई जो है वो लिख लेना। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए आयत चित्र बनाते हैं। हाँ, उससे पहले एक चीज़ और देखना कि हमने यहाँ पे 9 का गैप लिया है, लेकिन यहाँ पे मूल बिंदु था 0 आता है, 0 के बाद में सीधा 117 आ गया, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे किंक लगा देंगे। इधर जरूरत नहीं है वाई एक्स में अपने पास में। ठीक है, चलिए लेते हैं। सबसे पहला क्या है? 117.5 से 126.5 में 3 पत्तियां हैं अपने पास में। तो यहाँ पे अपन आयत बनाना शुरू करते हैं। 117.5 से 126.5 में 3 है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे? 3 तक का ग्राफ बना लेंगे, 3 तक का जो है इसको खींच लेंगे। तो ये लो अपने पास में हो गया। फिर आगे आपके पास में क्या है? 126.5 से 135.5 में 5 है, तो यहाँ पे अपन 5 तक का खींचेंगे। 5 अपने पास में ये रहा, तो ये अपने पास में 5 तक का आ जाएगा। इसको मोटापन कर लेते हैं। फिर 135.5 से 144.5 में 9 है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? 9 तक का बनाओगे। तो 9 अपने पास में कहाँ है? ये रहा। ठीक है, ये अपने पास में 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आप देखिए 144.5 से 153.5 में 12 है, तो 144.5 से 153.5 में 12 आएगा। तो 12 अपने पास में कहाँ है? ये रहा, सबसे ऊपर तक। तो 12 यहाँ पे है, इस तरह से लेंगे अपन, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट आप देखिए अपने पास में क्या है? 153.5 से 162.5 में 5 है, तो 5 में अपने पास में ये वाला है। इसको मैं कॉमन ही ले लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ ना, ज़्यादा ठीक रहेगा, सीधा आ जाएगा। ठीक है, हाँ। फिर नेक्स्ट अपने पास में 162.5 से 171.5 में 4 है, तो यहाँ पे 4 तक का आएगा। इसको मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ, छोटा कर देंगे। यहाँ पे 4 लेना है अपन को। ठीक है, ये 4 तक हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे आपके पास में क्या है? 171.5 से 180.5 में 2 तक का है, तो 2 तक का चाहिए, तो 2 तो अपने पास में ये रहा, तो इसको कॉपी कर लेते हैं इस बार। 2 तक का चाहिए हमें, 2 आएगा यहाँ तक। हाँ ठीक है, ये लो अपने पास में बन गया। ये हमने एक एक्स्ट्रा बनाया था और कुछ नहीं है। तो ये आपके पास में जो है क्या बन चुका है? आयत चित्र बन चुका है। अब हमें यहाँ पे जो है पैमाना भी बताना पड़ेगा। पैमाना हमने क्या लिया है? तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या? पैमाना। और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में, पहले अपन लिखेंगे एक्स अक्ष पे, फिर अपन लिखेंगे वाई अक्ष पे। एक्स अक्ष पे 1-1 सेंटीमीटर में जो है आपने कितना कितना डेटा फिट किया है? 9 इकाई फिट करा है, या फिर 9 मिलीमीटर लंबाई जो है वो फिट करी है। तो यहाँ पे आप लिखोगे 9 मिलीमीटर लंबाई हमने जो है यहाँ पे फिट करी है। ठीक है, और वाई अक्ष पे अपन ने क्या लिया है ज़रा उसको देखेंगे, तो अपने पास में आ जाएगा वाई अक्ष पे 1 सेंटीमीटर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा?
1 सेंटीमीटर में हमने एक एक पत्ती ली है, यहाँ पे पत्तियों की संख्या है ना, तो आप क्या लिखोगे, एक पत्ती, ठीक है, एक इकाई या फिर एक पत्ती, ये अपने पास में हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आपके पास यहाँ पे ग्राफ पूरा हो जाएगा, आयत चित्र बन चुका है अपने पास में, ठीक है। आगे अब देखो, पहला वाला तो हो गया, दिए हुए आंकड़े को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र खींचिए। क्या इन्हीं आंकड़ों को निरूपित करने वाला कोई अन्य उपयुक्त आलेख है? बिल्कुल अपने पास में है, बारंबारता बहुभुज जो है वो भी अपन इसका बना सकते हैं, ठीक है। कैसे, अभी मैं आपको आइडिया देता हूं। तीसरा वाला देखो क्या लिखा है, क्या ये सही निष्कर्ष है कि 153 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है? 153 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या जो है सबसे अधिक है, क्या ये निष्कर्ष सही है? तो आप यहाँ पे कहोगे कि सबसे अधिक अपने पास में पत्तियों की संख्या 12 है, जो कि 144.5 से लेके 153.5 तक के लिए है। लेकिन पर्टिकुलरली 153 मिलीमीटर वाली जो अपने पास में पत्तियों की संख्या नहीं दे रखी कि 153 मिलीमीटर की लंबाई वाली कितनी पत्तियां हैं। तो यहाँ पे ये जो लिखा है, क्या ये निष्कर्ष सही है? तो आप बोलोगे नहीं, ये निष्कर्ष सही नहीं है, क्योंकि हमारे पास में केवल 153 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या जो है नहीं दे रखी है, तो अपन ऐसे में नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये अपने पास में हो चुका है। हाँ, दूसरा वाला, क्या इसके लिए कोई एक उपयुक्त आलेख और बन सकता है क्या? बिल्कुल, बारंबारता बहुभुज हम बना सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, बारंबारता बहुभुज हम कैसे बनाएंगे, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, इसी में दिखाना पड़ेगा। जैसे बारंबारता बहुभुज बनाना है ना, तो आप क्या करोगे, ये जितने भी आपने आयत बनाए हैं ना, इन सब का मध्य बिंदु ले लो। ये वाला मध्य बिंदु लिया, इस वाले आयत का मध्य बिंदु ये है, इसका मध्य बिंदु ये है, इसका मध्य बिंदु ये है। तो मैं आपको दो बातें कर रहा हूँ, एक बार यहाँ पे सिखाना भी बता रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन की डिमांड सिर्फ आयत चित्र थी, तो वो तो आप बना चुके हो, बस मैं एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ, ठीक है। एक मध्य बिंदु ये होगा, मध्य बिंदु यहाँ पे ये हो जाएगा। अब आप क्या करिए, ये जितने भी अपने पास में मध्य बिंदु है ना, इन सबको जोड़ लीजिए इस तरह से। आई थिंक ऑरेंज वाला दिख जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो इन सबको मैं इस तरह से जोड़ लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से अपने पास में जो है ये बारंबारता बहुभुज बन जाएगा। अब बारंबारता बहुभुज को जो है हम क्या करते हैं, हम इसको खुला नहीं छोड़ते, हम इसको बंद भी करते हैं। तो बंद करने के लिए आप क्या करोगे कि अपने पास में एक और वर्ग अंतराल एक्स्ट्रा लोगे आगे की तरफ, और उसका मध्य बिंदु जो है वो यहाँ पे आ रहा है, तो इसको भी जोड़ लोगे इस तरह से, ठीक है। तो ये आपके पास में आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर फिर तो इस तरफ भी बंद करना पड़ेगा, बिल्कुल हाँ। अब देखो इस तरफ मेरे पास में मैंने जगह नहीं छोड़ी, एक्चुअली मेरा प्लान नहीं था कि मैं यहाँ बताऊंगा, पर कोई बात नहीं, आपको बता दिया। हम क्या करेंगे, 117.5 से 126.5 है ना, तो इसके पीछे वाला एक और वर्ग अंतराल लेंगे, वो हो जाएगा हमारे पास में 108.5 से 117.5, उसका अपन यहाँ पे मध्य बिंदु लेंगे और उसको इस तरह से जोड़ देंगे। तो वैसे करने पे भी आपके पास में जो है बारंबारता बहुभुज प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो बारंबारता बहुभुज बनाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। एक और तरीका जो है वो मैं आपको सिखाऊंगा, फिर से बता रहा हूँ, इसको पूरा करना है, जगह नहीं है, अदरवाइज अभी सारा मेरे को चेंज करना पड़ेगा, इसलिए नहीं बता रहा, बाकी आपको आइडिया लग गया होगा, ठीक है। आगे आते हैं। आगे हमारे पास में जो है प्रश्न नंबर 6 रहेगा, इसमें आप सिंपल बारंबारता बहुभुज कैसे बनाते हैं वो सीखोगे। हमें उसके लिए जो है आयत चित्र की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, ठीक है। तो चलिए करते हैं, क्या लिखा है प्रश्न 6, नीचे की दो सारणियों में प्राप्त किए गए अंकों के अनुसार दो सेक्शनों के विद्यार्थियों का बंटन दिया गया है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में अंक, ऑब्वियसली टेस्ट तो सेम ही होगा, 0 से 10 अंक लाने वाले 3 बच्चे हैं, 10 से 20 वाले 9 बच्चे हैं, इसी तरह से जानकारी दी हुई है। सेक्शन बी में 0 से 10 के बीच में अंक लाने वाले 5 बच्चे हैं, 10 से 20 वाले 19 हैं, 20 से 30 वाले 15 हैं, 30 से 40 वाले 10 हैं, और 40 से 50 में, मतलब टॉपर कैटेगरी के अंदर तो एक ही बच्चा है, लेकिन यहाँ पे 9 बच्चे हैं, है ना, मतलब सेक्शन ए में बच्चे होशियार ज़्यादा हैं। देखो क्या लिखा है, दो बारंबारता बहुभुजों की सहायता से एक ही आलेख पर दोनों सेक्शनों के विद्यार्थियों के प्राप्तांक निरूपित कीजिए। हमें यहाँ पे आयत चित्र नहीं बनाना, बारंबारता बहुभुज की बनाना है, एक ही ग्राफ पे बनाना है और दोनों क्लास का बनाना है। दोनों बहुभुजों का अध्ययन करके दोनों सेक्शनों के निष्पादनों की तुलना कीजिए। तो चलिए देखते हैं। अब हमें यहाँ पे जो है वर्ग चिन्ह ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। जब हमें बारंबारता बहुभुज बनाना होता है सिंपल आयत चित्र के बिना, तो ऐसे में हमें वर्ग चिन्ह चाहिए होता है। अब वर्ग चिन्ह अपने पास में क्या होता है, तो उसका सूत्र मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, जरा देखिएगा।
ठीक है, वर्ग चिन्ह हमारे पास में क्या हो जाता है, निचली वर्ग सीमा प्लस ऊपरी वर्ग सीमा बटे में 2, कोई वर्ग अंतराल दिया होगा। जैसे यहाँ पे देखो अपने पास में सिंपल सा काम है, क्या लिखा है, अंक है 0 से 10, 12 12 3, तो निचली वर्ग सीमा 0 है, ऊपरी वर्ग सीमा 10 है, तो 0 और 10 कितना हो जाएगा 10, 10 में 2 का भाग लगाओगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में वर्ग चिन्ह 5। 10 और 20 को जोड़ोगे तो आ जाएगा 30, 30 में 2 का भाग लगाओगे तो क्या आ जाएगा 15, 20 से 30, तो 20 और 30 हो जाएगा 50, 50 में 2 का भाग लगाया तो आ जाएगा 25। वैसे एक चीज़ और देखो, हर बार हमें सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे वर्ग अंतरालों में कितने कितने का गैप चल रहा है, 10 10 का गैप चल रहा है। 5 की में 10 जोड़ो 15, 15 में 10 जोड़ो 25, 25 में 10 जोड़ो 35, 35 में 10 जोड़ो 45। ऐसे भी सोच सकते हो, या ऐसे भी सोचो कि 40 और 50 के बीच में क्या आता है 45, या 30 से 40 के बीच में क्या आता है 35, ऐसे भी सोच सकते हो। अब यहाँ पे अपने आस में बारंबार तो सेम है, तो ऑब्वियसली वर्ग चिन्ह आपके आस में सेम ही आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5, 15, 25, 35 और यहाँ आ जाएगा 45। ठीक है, वर्ग चिन्ह आ चुका है। अब देखो मुद्दे की बात पे आते हैं। प्लान ये है कि अपने पास में ये जो वर्ग चिन्ह आया है इसको तो अपन लेंगे एक्स अक्ष पे, और जो अंक है अपने पास में इसको लेंगे हम वाई अक्ष पे। अब आप देख ही रहे होंगे कि वर्ग चिन्ह अपने पास में 5, 15, 25, 35, 45 है, तो हम क्या करते हैं 5 5 के गैप पे ले लेते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं, आ जाओ ग्राफ पे, ये रहा ग्राफ। 5 5 के गैप पे लेंगे तो हो जाएगा क्या 5, 10, 15, 20, 25, 30, हाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगे क्या 5, फिर यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में 10, 10 के बाद में क्या आएगा 15, अभी मैं बताऊँगा मैं जो बीच में कह रहा था, 20 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 30 आ जाएगा, फिर यहाँ पे नहीं 15, 20, 25 आएगा, यहाँ पे आपके पास में 25 आएगा, फिर 30 आएगा, फिर अपने पास में 35 आएगा, यहाँ पे 40 आ जाएगा, यहाँ पे 45 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास में 50 आ जाएगा। ठीक है, 50 तक का अपने पास में है, हमने यहाँ पे ले लिया। अब इसको बंद कर दो, ये हो जाएगा एक्स अक्ष, ये आपके पास में क्या है वाई अक्ष। पैमाना हम लिखेंगे लेकिन लास्ट में लिख लेंगे, ग्राफ में कितनी जगह की जरूरत पड़ती है तो अपन बाद में लिख लेंगे। और वाई अक्ष पे अपन को अंकों को दिखाना है। अब देखो अंक आपके पास में कैसे हैं, 5, 19, 15, 10, 1, सबसे छोटा 1 दिख रहा है यहाँ पे, अंक नहीं सॉरी बच्चों की संख्या, यहाँ पे सबसे कम बच्चा 1 है, सबसे बड़ी जानकारी यहाँ पे अपने पास में 19 दिख रही है। अगर हम एक एक के गैप पे लेते हैं तो अपना काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतना तो अपने पास में ग्राफ ही नहीं होता है, और 3 3 के गैप पे लेते हैं ना तो बहुत गड़बड़ होती है। तो 2 2 का गैप अपने पास में सबसे बेस्ट रहेगा, 2 के गैप में क्या सारी जानकारी हमें मिल जाती है। तो ये हो जाएगा आपके पास में 2, फिर ये हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा आपके पास में 6, यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 10, फिर आ जाएगा आपके पास में 12, यहाँ पे आ जाएगा 14, फिर आ जाएगा आपके पास में 16, फिर आ जाएगा 18, यहाँ आ जाएगा 20। वैसे भी सबसे बड़ी जानकारी हमारे पास में 19 है, तो वो तो इसके अंदर फिट हो ही जाएगा। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या वो अपन यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको अपन एडजस्ट करते हैं इधर, ये अपने पास में हो गया। और इधर अपने पास में क्या है अंक है ना, प्राप्तांक अंक जो है कितने रहेंगे वो आप यहाँ पे लिखोगे। तो यहाँ पे मेरे पास में जगह नहीं है नीचे, अदरवाइज मैं यहाँ फिट कर रहा हूँ, नहीं तो आप लोग इसके थोड़ा नीचे लिखोगे। ये जो सफ़ेद पट्टी दिख रही है ना, ये जो ऑप्शन है मेन्यू वाले, इसके यहाँ पे लिख दोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सेक्शन ए का दर्शाते हैं। तो वर्ग चिन्ह है 5 और बारंबारता है 3। तो वर्ग चिन्ह एक्स अक्ष पे लिया है ना, तो एक्स अक्ष में जाओगे 5 और वाई अक्ष में जाओगे 3। तो 3 कहाँ आएगा, 2 और 4 के बीच में, तो यहाँ आएगा 3। तो चलिए 5 और यहाँ पे आ जाएगा 3, तो ये वाला दर्शा लो। ठीक है, फिर अगला अपने पास में क्या है 15,19, एक्स में 15 जाओगे वाई में 19 जाओगे, तो एक्स में 15 गए और वाई में एक्स में 15 और वाई में 9 जाओगे, एक्स में 15 और वाई में 9 जाओगे, तो 9 अपने पास में कहाँ पे आएगा, 8 और 10 के बीच में, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपने पास में क्या है 25,17, एक्स में 25 जाओगे वाई में 17 जाओगे, तो यहाँ हो जाएगा एक्स में 25 और वाई में अपने पास में कहाँ पे जाओगे 17, 17 आएगा आपके पास में 16 और 18 के बीच में, तो ये हो जाएगा 17। फिर नेक्स्ट अपने पास में क्या है 35, एक्स में 35 वाई में 12, तो एक्स में 35 जाओगे वाई में अपने पास में 12, सीधा सीधा पका पकाया दिख रहा है हमें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा। फिर अगला क्या है आपके पास में 45,9, तो एक्स में 45 वाई में 9, तो एक्स में 45 और वाई में 9 जाओगे, 9 आपके पास में ये रहा। ठीक है, ये अपने पास में हो गया। अब इन सबको जोड़ लो,
तो ये लो अपन यहाँ पे जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास में जो है हमने किसका बनाया है, सेक्शन ए का बनाया है। ठीक है, तो ये सेक्शन ए का हो जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हमें बारंबारता बहुभुज को बंद करना होता है, लेकिन ये तो बंद पड़ा ही नहीं, ये तो खुला है। इसका कैसे सोचें अपन, ऐसा दिमाग में क्या लाएं कि अपन इसको बंद कर सकते हैं। तो आप ऐसे करोगे, आप ये देखो कि हमारे पास में 40 से 45 तक का तो दिया हुआ था। ठीक है, हम क्या करेंगे, 40 से 45 के अगला एक और वर्ग अंतराल जो है लिखेंगे। क्या आएगा, 40 से 50 के बाद में 50 से 60 आएगा। इसका आपके पास में वर्ग चिन्ह कितना आएगा, 55 आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर इसमें बारंबारता कुछ दी हुई नहीं है क्वेश्चन में, क्या करेंगे, तो कुछ नहीं है, तो मतलब 0 है। और तो ये आ गया, तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इसको बढ़ाओ, 50 के बाद में अपन को 60 तक जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे चलो मैं करके दिखाता हूँ आपको। 50 के बाद में अपने पास में क्या आ जाएगा, 55 आ जाएगा। ठीक है, फिर आ जाएगा अपने पास में 55 और उसके बाद में आपके पास में क्या आ जाएगा, 60। तो आपने क्या देखा कि वर्ग चिन्ह 55 है और बारंबारता 0 है। तो यहाँ पे हम जो है बिंदु कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे 55 पे 0। अब आप क्या करो, इसको जोड़ दो, ये लो। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपके पास में पूरा हो जाएगा। आप बोलोगे सर इधर से तो बंद कर दिया लेकिन इधर से खुला रह गया। ठीक है, इसको भी तो बंद करना है, तो चलिए पढ़ते हैं कैसे करें। सोचने का तरीका कैसे रहेगा, देखो इधर आगे जाना था तो हमने एक वर्ग अंतराल आगे की तरफ ले लिया। अगर हमें इसमें जाना है ना तो एक वर्ग अंतराल पीछे की साइड लो। तो जैसे 0 से 10 है तो 10-10 का अगर माइनस करते जा रहे हैं, 20 से 30, 10 से 20, 0 से 10, तो यहाँ पे अपने पास में क्या आ जाएगा, -10 से 0, यही होगा। अब -10 से 0 है, उसका वर्ग चिन्ह क्या होगा, -10 और 5, 10 और 0 के बीच में क्या आएगा, -5, और उसकी बारंबारता कुछ दी भी नहीं है तो क्या हो जाएगी, 0। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसमें पीछे जाना पड़ेगा। देखो इस तरह से 5 तो यहाँ पे आएगा, 0 अपने पास में यहाँ पे आएगा। अब -5 के लिए तो अपन को उसको आगे बढ़ानी पड़ेगी ना, तो ये लीजिए बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -5। अब अपन क्या करेंगे, उसको दर्शा लेंगे। तो -5 पे ये जो है 0 हो जाएगा। तो ये लो आप इसको जोड़ लो। कहाँ पे है, ये रहा, इसको जोड़ लो इस तरह से। ये अपने पास में जो है फाइनली ये बारंबारता बहुभुज जो है यहाँ पे आपके पास में पूरा का पूरा बंद हो चुका है। ये किसके लिए हुआ है, अपने पास में सेक्शन ए के लिए हुआ है। अब यही काम हमें जो है किसके लिए करना होगा, सेक्शन बी के लिए करना होगा। ठीक है, सेक्शन बी में भी आप पहचान गए होंगे कि सर अपने पास में 40 से 50, चलो अभी देखते हैं जो है, पहले उसको कर लेते हैं फिर अपन आगे देखेंगे। 0 से 10 है, सेक्शन बी में वर्ग चिन्ह 5 है, बारंबारता 5 है। तो मतलब ये कि x में 5 जाओगे और y में भी अपन कितना जाएंगे, 5। तो 4 और 6 के बीच में आएगा 5। इस बार मैं पर्पल कलर ले लेता हूँ। 5 में 5 तो ये वाला आ जाएगा आपके पास में। फिर अगला बिंदु अपने पास में क्या है, वर्ग चिन्ह है 15 और y में जाओगे 19। तो x में हम जाएंगे 15 और y में अपन जाएंगे कितना, 19। 19 हमारे पास में कहाँ आएगा, 18 और 20 के बीच में आएगा। तो 15 पे अपने पास में क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इस पे दर्शाते हैं। तो अपने पास में देखो ये वाला बिंदु आ गया। फिर नेक्स्ट अपने पास में क्या है, x में 25, y में 15। तो x में जाओगे 25 और y में जाओगे 15। तो 15 अपने पास में आएगा यहाँ पे 14 और 16 के बीच में। ठीक है, यहाँ पे आएगा। ठीक है, x में 25, y में 15। फिर नेक्स्ट अपने पास में क्या है, 35,10। तो x में 35, y में 10। x में अपने पास में आ जाएगा 35 और y में अपने पास में आएगा 10, यहाँ पे है। ठीक है, ये आ जाएगा। फिर नेक्स्ट अपने पास में क्या है, 45 और 1। तो x में 45 और y में अपने पास में क्या आ जाएगा, 1। 1 अपने पास में कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, 0 और 2 के बीच में, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप क्या करिए, अब जोड़ लीजिए। जोड़ते हैं अपन, तो आ जाएगा, इसको यहाँ पे जोड़ा, फिर यहाँ पे जोड़ेंगे, फिर यहाँ पे जोड़ेंगे, फिर यहाँ पे अपने पास में जोड़ेंगे। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा।
ठीक है, ये अपने पास में हो चुका है। अब मेन प्रॉब्लम फिर से वही आ जाएगी अपने पास में कि ये बंद नहीं है बारंबारता बहुभुज। तो बंद करने के लिए हमें पता ही है, अभी मैंने आपको करके दिखाया था, वही काम आप जो है यहाँ पे करिए। 40 से 50 है तो उसके बाद में आपके पास में क्या आ जाएगा, 50 से 60 अपन ले लेंगे। ठीक है, 50 से 60 ले लेंगे, उसका वर्ग चिन्ह कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। बारंबारता अपने पास में 0 है। और इसके पीछे वाला भी जाओ, जैसे अपन ने वहाँ पे किया था सेम काम यहाँ पे करेंगे। वर्ग चिन्ह अपने ये आ जाएगा -10 से 0 आ जाएगा, बारंबारता 0 आ जाएगा और वर्ग चिन्ह -5 आ जाएगा। तो जब आप ये टेबल बनाओ ना तो इसी में ये एडजस्ट कर देना अपने पास में। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो करते हैं। तो पर्पल से है तो यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे बंद होएगा 55,0 पे और ये यहाँ पे बंद होएगा -5,0 पे। तो चलिए हो जाएगा, इसको यहाँ पे ज्वाइन करते हैं और इसको अपन यहाँ पे ज्वाइन करते हैं। तो ये यहाँ पे बंद हो जाएगा और ये आपके पास में यहाँ पे बंद हो जाएगा। तो ये लीजिए, इस तरह से अपने पास में जो है बारंबारता बहुभुज बन जाएगा। अब हमें ये बताना पड़ेगा कि हमने जो है किससे किसको दर्शाया है। तो यहाँ पे इस तरह से आप लिखेंगे क्या, सेक्शन ए। ठीक है, ये हो जाएगा सेक्शन ए और पर्पल वाले से एक लाइन खींच देंगे और यहाँ पे आप क्या बता देंगे, सेक्शन बी हमारे पास में हो जाता है। फिर नेक्स्ट पैमाना भी तो हमें लिखना रहेगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, पैमाना एक्स अक्ष पे वो अपने पास में हो जाएगा 1 सेंटीमीटर पे हमने कितना कितना फिट किया है, 5 अंक फिट किए हैं। तो 5 इकाई लिख लो या फिर 5 अंक लिख लेना। वाई अक्ष की अपन बात करें तो वाई अक्ष पे हमने जो है क्या किया है, 1 सेंटीमीटर पे कितना कितना फिट किया है, 2 विद्यार्थियों अपने पास में है, 2 विद्यार्थी किए। तो या तो 2 इकाई लिख लो या 2 विद्यार्थी आप यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, इस तरह से अपने पास में हो जाएगा। तो ये आपके पास में ग्राफ जो यहाँ पे पूरा हो चुका है, बारंबारता बहुभुज। अब और क्या लिखा हुआ था हमारे पास में यहाँ पे, दोनों बहुभुजों का अध्ययन करके दोनों सेक्शनों के निष्पादनों की तुलना कीजिए। तो तुलना अगर आप करते हो तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि पर्पल वाला अपने पास में ऊपर की तरफ है ग्राफ, यानी कि ज्यादा नंबर जो है किस में आ रहे हैं, सेक्शन नहीं, अपने पास में यहाँ पे देखिए अंक ज्यादा अपने पास में किस तरफ है, इस तरफ है, सीधे हाथ वाली साइड पे अंक ज्यादा है। तो अपने पास में ये नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि ज्यादा अंक जो हैं वो सेक्शन ए वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके अपने पास में आ रहे हैं। ठीक है, ये आप यहाँ पे कह दोगे। और कम नंबर की साइड जो बच्चे ज्यादा हैं वो अपने पास में सेक्शन बी में है। इस तरह की जानकारी जो है आप यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 9 पे। ये भी अपने पास में जो है बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, कुछ कॉन्सेप्ट नया सीखने को यहाँ पे आपको मिलेगा, मतलब रिवाइज करने को मिलेगा। क्या लिखा है, एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुलनाम सरनेम यादृच्छिक लिए गए हैं और उनसे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्न बारंबारता बंटन प्राप्त किया गया है। तो वर्णमाला के अक्षरों की संख्या 1 से 4 है। जैसे सरनेम लिया है, मेरा नाम रुद्र प्रताप सिंह है, तो सरनेम क्या हो जाता है मेरा, SINGH। तो इसमें कितने वर्ण अक्षर है, 1 2 3 4 5 है। तो वर्णमाला के अक्षरों की संख्या, तो मेरा नाम जो है इसमें आएगा 4 से 6 अक्षर वाले में। मान लीजिए किसी का सरनेम जो है शर्मा है, तो शर्मा में कितने आ जाते हैं, 1 2 3 4 5 6, वो इसके अंदर आएगा 6 से 8 वाले में। ठीक है, इस तरह से अपने पास में चीज़ें रहती हैं। अब यहाँ पे देखो 6 से 8 में 44 कुल नामों की संख्या है, 8 से 12 में 16 है, 12 से 20 में 4 सरनेम अपने पास में आ जाते हैं। दी हुई सूचनाओं को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र हमें खींचना रहेगा। तो आप बोलोगे सर बना लेते ना, कितना बढ़िया काम है। इस बार अपने पास में वर्ग अंतराल हमारे पास में सतत हैं तो और सब कुछ दे रखा है, सीधा बना लेते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स एक प्रॉब्लम है, वर्ग अंतराल सतत तो दे रखे हैं लेकिन वर्ग अंतराल के बीच में जो गैप है ना वो अपने पास में अलग अलग है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस गैप को बराबर करना पड़ेगा, फिर अपन कर पाएंगे। अब इसको बराबर करने का जो अपने पास में तरीका है वो कुछ इस तरह से रहेगा। यहाँ देखो हम क्या करेंगे, वर्णमाला के अक्षरों की संख्या जो है वो लिख लिया, कुल नामों की संख्या जो दी हुई थी वो लिख लिया। यहाँ पे वर्ग की चौड़ाई देखिए आप, ठीक है, अपने पास में वर्ग की चौड़ाई, तो 4 - 1 कितना होता है आपके पास में 3, फिर 6 - 4 कितना होता है अपने पास में 2, 8 - 6 कितना होता है 2, 12 - 8 कितना होता है 4, 20 - 12 कितना हो जाएगा 8। तो वर्ग की चौड़ाई अपने पास में इस तरह से है। वर्ग की चौड़ाई अलग अलग दी हुई है तो ये अपने लिए दिक्कत वाली बात रहेगी। तो वर्ग की चौड़ाई को हमें समान बनाना होगा। समान अपन कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखना आप कि हमारे पास में आयत की लंबाई, मतलब कि हमारे पास में जो नई हमें लेनी होगी कुल नामों की संख्या में जो बारंबारता हमारे पास में आएगी वो कैसे निकालोगे, ये जो बारंबारता है वो
बटे में अपने पास में वर्ग की चौड़ाई कितनी है 3, वो लिख लो एक बार सबसे पहले। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास में कितना 30/2, यहाँ आ जाएगा आपके पास में 44/2। फिर आगे अपने पास में क्या आ जाएगा, बारंबारता बटे में वर्ग की चौड़ाई 16/4, फिर आ जाएगा आपके पास में क्या 4/8। अब यहाँ पे देखिए सबसे छोटी वर्ग की चौड़ाई अपने पास में कौन सी है, 2 है, ठीक है, उसमें अपन बदल लेते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 2 से गुणा कर लोगे, मतलब जिसमें बदलना है ना उससे आप क्या करो अपने पास में गुणा कर लो। तो यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा गुणा 2। अब आगे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करोगे 2 दूनी हो जाएगा 4, 15 दूनी हो जाएगा आपके पास में 30, ठीक है। 44 में 2 का भाग लगाओगे 22, 22 दूनी हो जाएगा आपके पास में 44, 16/4 हो जाएगा 4, 4 दूनी हो जाएगा हमारे पास में 8, आधा तो यहाँ आ जाएगा 1, ठीक है, इस तरह से। अब आपको क्या करना है, ये जो आपके पास में बारंबारता दी हुई थी ना, इसकी जगह आपको ये लेनी होगी बारंबारता, ठीक है, और फिर सॉल्व करना है। वर्ग अंतराल अपने पास में वही रहेंगे, वर्ग अंतराल की हमें टेंशन नहीं लेनी है। तो चलिए बनाते हैं। अब आप यहाँ पे देखो वर्ग अंतराल लेंगे अपन एक्स अक्ष पे, और ये जो लंबाई है ये लेंगे वाई अक्ष पे। एक्स अक्ष पे अपन क्या करें, 2-2 का गैप लें, 1-1 का गैप लें, हमें 20 तक जाना है, 20 तक जाना है तो 2-2 का गैप लेके काम होगा अपने पास में, है ना, इतना तो ग्राफ होता ही नहीं है, तो 2-2 का गैप ले लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में 2, फिर आ जाएगा आपके पास में 4, फिर आ जाएगा आपके पास में 6, 8, 10, नेक्स्ट आ जाएगा 12, फिर आ जाएगा अपने पास में 14, फिर आगे आ जाएगा आपके पास में 16, फिर आ जाएगा आपके पास में 18, फिर आ जाएगा 20 और आगे आ जाएगा अपने पास में 22। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये थोड़ा सा ग्राफ में गड़बड़ हो गई थी, इसलिए मैंने ये वाली जो लाइन है ब्लैक वाली ये नहीं देखनी, इसके बगल वाली आपको देखनी रहेगी, इसको मैंने थोड़ा सही किया है। तो चलिए देखते हैं। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, मूल बिंदु है 0, और वाई अक्ष पे अपन ने क्या सोचा था 4-4 का गैप लेंगे, तो ये हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा आपके पास में 8, फिर हो जाएगा आपके पास में 12, फिर हो जाएगा 16, फिर हो जाएगा आपके पास में 20, 20 और 4 24, 24 और 4 हो जाएगा 28, 28 और 4 हो जाएगा 32, 32 और 4 हो जाएगा 36, 36 और 4 हो जाएगा 40, 40 और अगला हो जाएगा 44, और फिर आ जाएगा 48, और ये अपन ने यहाँ पे वाई अक्ष को लगा दिया। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एक्स अक्ष लगा देंगे, इस तरह से आपके पास में हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं। अब सबसे पहला क्या है अपने पास में 1 से 4, 1 से 4 के लिए आपके पास में आयत की लंबाई कितनी है 4, तो यहाँ पे अपन वो बनाएंगे आयत चित्र के लिए। 1 से 4 में अपने पास में लंबाई रहनी चाहिए 4 की। तो 1 से 4 पहले यहाँ पे ढूंढो कि 1 और 4 आपके पास में है कहाँ पे। तो 1 तो आपके पास में ये रहा, 4 आपको दिख रहा है, तो 104 में आयत की लंबाई अपने पास में ये है 4, तो 4 तो आपको दिख रहा है, 1 से 4 में इतना बन जाएगा अपने पास में। ठीक है, ये हो गया 1 से 4 में। फिर नेक्स्ट अपने पास में 4 से 6 में 30, तो 4 से 6 आपको दिख रहा है और 30 तक चाहिए, तो 30 अपने पास में कहाँ पे आएगा, 28 और 32 के बीच में आएगा 30, 28 और 32 के बीच में आएगा 30, तो ये हो जाएगा, तो 4 से 6 में हो जाएगा 30, तो 30 पे अपन बनाते हैं, ये देखो इस तरह से। ठीक है, फिर नेक्स्ट 6 से 8 में है 44, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में क्या, 6 से 8 में 44, तो 6 से 8 ये रहा, 44 आपको सीधा दिख ही रहा होगा, तो ये अपने पास में हो जाएगा 6 से 8 में 44, ये हो गया। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे अपने पास में क्या है, 8 से 12 में 8 है, तो 8 से 12 ये रहा, उसमें 8 चाहिए, तो 8 अपन को सीधा दिख ही रहा है, 8 ये है, 8 से 12 में ये हो जाएगा आपके पास में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 12 से 20 में 1 है, तो यहाँ पे बनाएंगे अपन 1, सबसे पहले 1 तो देखें कहाँ पे है, तो देखो ये 0 है, ये 4 है, तो 0 और 4 के एकदम बीचों बीच में होता है 2, 0 और 2 के एकदम बीचों बीच में हो जाएगा आपके पास में क्या, 1, यहाँ पे एकदम बीच में, तो 12 से 20 में हमारे पास में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो चलिए वो दिखा लेते हैं अपन, 1 अपने पास में बहुत छोटा सा होगा यहाँ पे,
ठीक है, इस तरह से आपके पास में जो है यहाँ पे बनेगा। तो ये अपने पास में जो है आयत चित्र बन चुका है। यहाँ पे 0 से 1 के बीच में जो है ये गैप रहेगा, पर कोई बात नहीं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अब है तो है, जानकारी हमारे पास में इसी तरह की दी हुई है। अब यहाँ पे आप जो है पैमाना लिखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में क्या, पैमाना। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में x अक्ष पे, और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में y अक्ष पे। x अक्ष पे 1 सेंटीमीटर में हमने क्या फिट किया है, और x अक्ष पे 1 सेंटीमीटर में हमने जो है फिट किया है वर्णमाला के अक्षरों की संख्या। तो x अक्ष पे आप लिखोगे 2 का फिट किया ना, तो यहाँ आ जाएगा 2 अक्षर, या तो 2 इकाई लिख लो या 2 अक्षर लिख लो। और y अक्ष पे हमने क्या करा है, अक्षरों की संख्या है, नहीं एक्चुअली रुको, कुल नामों की संख्या है अपने पास में। ठीक है, इधर y अक्ष पे कुल नामों की संख्या है, तो अपने पास में कितने हैं, 4 कुल नाम हमने लिए हैं, 4 कुल नाम 1 सेंटीमीटर में, या 4 इकाई भी आप लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में अक्षर, अक्षरों की संख्या, और यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा कुल नामों की संख्या। ठीक है, इस तरह से रहेगा। तो ये लो अपने पास में ग्राफ पूरा हो चुका है, यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, आयत चित्र बन गया। तो इसके साथ ये वाला क्वेश्चन जो है पूरा हुआ, पहला पार्ट। क्या है दूसरा, वह वर्ग अंतराल बताइए जिसमें अधिकतम संख्या में कुल नाम है। तो वो तो दिख ही रहा है, 6 से 8 वाला वर्ग अंतराल है, अधिकतम 44 है। तो यहाँ पे आप क्या लिख लोगे, 6 से 8। थोड़ा लैंग्वेज में लिखना चाहो तो लैंग्वेज में लिख सकते हो, 6 से 8 वाले वर्ग अंतराल में अधिकतम संख्या में कुल नाम है। तो इसके साथ ही अपने पास में मेरे ख्याल से प्रश्नावली 14.3 का जो अपन ने यहाँ पे डिस्कशन पूरा कर लिया है। तो जिन लोगों के नया सिलेबस है उन लोगों के लिए तो वन शॉट अपने पास में यही खत्म होता है। जिन लोगों का पुराना सिलेबस है उनको भी प्रश्नावली 14.4 जो है उसका वन शॉट भी देखना रहेगा। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो प्रश्नावली 14.4 को देखेंगे क्या है। इसमें हमें पढ़ना रहेगा माध्य के बारे में, मीन, फिर हमें पढ़ना रहेगा माध्यक के बारे में, और फिर हमें पढ़ना रहेगा बहुलक के बारे में। ठीक है, तो चलो एक एक करके पढ़ते हैं। मीन को अपन जो है औसत भी कहते हैं, माध्य भी कहते हैं, एवरेज भी कहते हैं। मान लीजिए आपके पास में जो है सबसे पहले जैसे मैं देता हूँ 2, 3, 4, 5 ये लिखा है, आपसे कहा गया इसका माध्य निकालिए, मीन निकालिए। तो माध्य का जो हमारे पास में सूत्र हो जाता है वो बड़ा ही आसान और बढ़िया सा है, क्या कि हमारे पास में प्रेक्षणों का योग, ठीक है, प्रेक्षणों का योग बटे में हमारे पास में क्या आ जाएगा, कुल प्रेक्षणों की संख्या। इस बात को आप यहाँ पे ध्यान रखिए, कुल प्रेक्षणों की संख्या। ये लीजिए, ये अपने पास में जो है माध्य आ जाएगा। अब मैं इसका बोलूँ 2, 3, 4, 5 का इनका माध्य निकाल सकते हो, तो इन सबका योग करो, कुल प्रेक्षण कितने हैं, 4, आंसर आ जाएगा। सिंपल सा काम है, कर लोगे मेरे ख्याल से। अब नेक्स्ट हमारे पास में क्या होता है कि जब अवर्गीकृत जानकारी, जब हमारे पास में इस तरह से जानकारी दी हुई होती है तो हम ऐसे कर लेंगे। लेकिन हमारे पास में अगर कोई टेबल दे दी जाए, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी मान लो आपको जो है दे दी, तो उसमें अपन को डील करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आपके पास में अपन ले लेते हैं बच्चों की संख्या और एक ले लेते हैं उनके अंक कितने आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं अंक और यहाँ पे अपन लिख लेते हैं बच्चों की संख्या, कि कितने बच्चे जो हैं वो अंक लेके आए हैं। बच्चों की संख्या हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा। तो मान लो अंक अपने पास में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। बच्चों की संख्या अपने पास में 4 है, 3 है, 2 है, 5 है, 4 है, ये अपने पास में हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में जहां पे अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी दी हुई हो, तो वहां पे आप क्या करेंगे, वहां पे अपन को क्या करना पड़ेगा, इसका सूत्र जो है वो अलग हो जाता है। ये जो अंक हैं इनको अपन किससे दर्शाएंगे, इनको अपन दर्शाएंगे xi से, और ये जो बच्चों की संख्या है इसको अपन कहते हैं बारंबारता, इसको अपन दर्शाएंगे fi से। हमें क्या करना पड़ेगा, fi गुणा xi निकालना पड़ेगा। यहाँ पे डॉट का मतलब गुणा है, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा। इन सबको जोड़ो तो आपके पास में क्या आ जाएगा, fi xi का योग आ जाएगा। इसको हम बोलेंगे सिग्मा fi xi। सिग्मा मतलब इन सब का योग। फिर यहाँ पे ये जो है fi है, बारंबारता है, तो बारंबारताओं का योग हम क्या बोलेंगे, सिग्मा fi। वो आप यहाँ पे निकाल लेंगे, कुछ होगा अपने पास में, ठीक है, और सिग्मा fi xi निकाल लिया। तो ऐसी सिचुएशन में जो माध्य आपके पास में आएगा वो कितना हो जाएगा, वो होगा सिग्मा fi xi बटे में अपने पास में क्या हो जाएगा, सिग्मा fi।
इस तरह से जो है आप यहाँ पे डील करेंगे। तो दो सिचुएशन है, दोनों का मैंने आपको सूत्र बता दिया। अभी अपन क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। फिर नेक्स्ट अपने पास में हो जाता है माध्यक। माध्यक मतलब कि जो जानकारी दी हुई है उसके जस्ट सबसे बीच वाली जो जानकारी है वो हमारे पास में माध्यक कहलाता है। मीडियन भी कहते हैं। दिए हुए प्रेक्षणों में वह मान होता है जो इसे ठीक ठीक दो भागों में विभक्त कर देता है और आंकड़ों को यहाँ पे आरोही या अवरोही क्रम में लिखने के बाद में आप जो है सारी माध्यक निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है। जब प्रेक्षणों की संख्या अपने पास में विषम होती है और जब प्रेक्षणों की संख्या अपने पास में सम होती है तब अपने पास में इसके अलग अलग सूत्र रहते हैं। हम यहाँ पे छोटे n से दर्शाते हैं कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो जब प्रेक्षणों की संख्या अपने पास में विषम हो तब आपके पास में माध्यक जो है क्या हो जाएगा, n+1/2 वां पद आपके पास में होगा। ठीक है, मतलब आपने आरोही या अवरोही क्रम में लिख दिया है सब कुछ। n अपने पास में मान लो 7 हैं, 7 पद हैं कुल, तो 7 + 1 8, 8/2, यानी कि चौथा पद जो है आपके पास में माध्यक हो जाएगा। लेकिन जब आप में प्रेक्षणों की संख्या सम होती है, मतलब कि n की जानकारी 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, तब ऐसे में माध्यक हम कैसे निकालते हैं, तब हमें एवरेज निकालना होगा या माध्य निकालना होगा किसका, n/2 वां पद प्लस n/2 प्लस 1 वां पद, इनका हमें एवरेज लेना होगा, यानी कि 2 से भाग लगाएंगे। तो n/2 वां पद और n/2 प्लस 1 वां पद, वो दोनों पद जो है उनका मान लिखा और 2 से भाग लगाओगे तो आपके पास में जो है माध्यक आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से अपन यहाँ पे करने वाले हैं। अब नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए, हमें जो है बहुलक के बारे में समझना रहेगा। तो बहुलक हमारे पास में क्या हो जाता है, वो जानकारी जो सबसे अधिक बार आ रही हो उसको अपन क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। सबसे अधिक बार, एकदम शॉर्ट में लिख देता हूँ, वह जानकारी जो सबसे अधिक बार आ रही हो उसे हम बहुलक कहते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे मान लो आपके पास में जानकारी दी हुई है, बच्चों के नंबर कितना है, 2 3 4 3 5 3 7 3 9 7 3। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि 3 जो है सबसे ज़्यादा बार अपने पास में आ रहा है, तो यानी कि इस जानकारी का बहुलक क्या है, 3। बस इतना से सोचना और कुछ भी अपने पास में नहीं है। ठीक है, आगे आते हैं। प्रश्नावली 14.4 का प्रश्न 2 है, अपने पास में क्या लिखा है, गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थियों ने 100 में से 100 नंबर का टेस्ट था, निम्नलिखित अंक प्राप्त किए हैं। अपने पास में वो अंक क्या क्या है यहाँ पे जरा समझते हैं। 41, 39, 48, 52 एंड सो ऑन चलते जा रहे हैं। इन आंकड़ों के माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। सब कुछ निकालना रहेगा, तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, दी हुई जानकारी को बढ़ते हुए क्रम में लिख लेते हैं ताकि अपना एक काम तो हो जाए। तो यहाँ पे सबसे छोटी जानकारी 39 दिख रही है मुझे। 39 से छोटा और कोई है क्या, नहीं, सबसे छोटा अपने पास में 39 ही है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 39। 39 से जस्ट बड़ा 41 दिख रहा है, नहीं 40 भी है। 40 अपने पास में 2 बार है, तो यहाँ पे 40 लिखेंगे अपन 2 बार। फिर उसके बाद में 41 आ जाएगा। 41 और है क्या, नहीं, 41 से जस्ट बड़ा 42 है, ये रहा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 42 लगा लोगे। 42 के बाद में अपने पास में उससे जस्ट बड़ा 48, 46 दिख रहा है, 46 ही दिख रहा है, तो 46 आ जाएगा। 46 के बाद में आपके पास में 48 आ जाएगा। 48 के बाद में 52 दिख रहा है मुझे 3 बार, 1 2 और ये 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 52, 52 और यहाँ पे आ जाएगा 52। फिर और हमें क्या दिख रहा है, 52 से जस्ट बड़ा 54 दिख रहा है। 54 मुझे एक बार ही दिख रहा है, तो यहाँ आ जाएगा 54, ये 54 हो गया। 54 के बाद में 60 है, तो यह आ जाएगा 60। फिर अपने यहाँ से 62 है, तो यह आ जाएगा 60, 62 और क्या बच रहा है, 96 और 98, तो यहाँ आ जाएगा 96 और यहाँ आ जाएगा 98। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। कुल कितने थे, 15 विद्यार्थी थे, तो ये देख लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो सही बात है, हमने सबको अरेंज कर दिया है। अब जैसे आपने इस तरह से अरेंज करा तो n बराबर हमारे पास में क्या है, 15 है, यानी कि कुल प्रेक्षणों की संख्या कितनी है, 15 है। तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, माध्यक तो अपन निकाल ही लेते हैं हाथों हाथ। तो आप यहाँ पे कहेंगे कि माध्यक जो है हमारे पास में क्या हो जाएगा, जब प्रेक्षणों की संख्या ऑड होती है, विषम होती है, तो n+1/2 वां पद, तो n+1/2
2वां पद आपके पास में माध्यक होता है। और सिंपल भाषा में बोले तो एकदम बीच वाला कौन दिख रहा है, वही है आपके पास में। तो हो जाएगा 15 + 1 बटे में 2वां पद, है ना। ये ज़रूर लिखो हर बार वां पद, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। 15 और 1 हो जाएगा 16, 16 में 2 का भाग लगाओगे तो 8वां पद आपके पास में जो है माध्यक है। तो ये है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। तो 8वां पद अपने पास में क्या है, 52। तो 52 जो है आपके पास में क्या हो जाएगा, माध्यक। मतलब कि दी हुई जानकारी का जो सबसे बीच वाला है वो क्या है, माध्यक है। तो 52 अपने पास में माध्यक आ चुका है। फिर नेक्स्ट बहुलक हमें चाहिए होता है। तो बहुलक क्या होता है, वो जानकारी जो सबसे अधिक बार आ रही है। 40 2 बारी पे आ रहा है, 52 3 बारी पे आ रहा है। तो बहुलक आपको पता लग ही गया होगा, 52 आ रहा है। तो ये अपने पास में बहुलक आ जाएगा आपके पास में क्या, 52। फिर नेक्स्ट अपन आगे देखते हैं। अब हमें क्या चाहिए, माध्य चाहिए। तो माध्य तो हमें पता है, सभी प्रेक्षणों का योग बटे में कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो चलिए वो निकालते हैं। यहाँ माध्य का सूत्र लिखोगे, सभी प्रेक्षणों का योग अपन को चाहिए। तो हो जाएगा अपने पास में 822 कुल प्रेक्षणों का योग। कुल कितने प्रेक्षण है, 15। 822 में 15 का भाग लगाइए तो अपने पास में आ जाएगा, पहले तो अपन 3 से भाग लगाते हैं तो आ जाएगा 5। यहाँ पे लगाएंगे तो आ जाएगा 3 दूनी 6, 8 - 6 हो जाएगा 2, 22, 7 या 21, 12 आ जाएगा अपने पास में 4 बारी पे। 274 में 5 का भाग लगाना है तो आपके पास में आ जाएगा 5 × 5 = 25, 27 में से 25 गया 2, नीचे है 4, 20 आ जाएगा अपने पास में 4 बारी पे, माइनस करोगे 4, 40 आएगा 8 बारी पे। तो 54.8 जो अपने पास में माध्य आ जाएगा। मतलब एवरेज मार्क्स जो हैं बच्चों के कितने आ रहे हैं, 54.8 आ रहे हैं। बहुलक ज़्यादातर बच्चों के 52 आ रहे हैं। माध्यक अपने पास में क्या आ चुका है, बीच वाली जानकारी 52। इस तरह से अपन यहाँ पे डील करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में प्रश्न 3 है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये भी। तो ज़रा देखना क्या लिखा है, निम्नलिखित प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। आरोही क्रम में व्यवस्थित किया है, क्वेश्चन ने ऑलरेडी आपको बढ़ते हुए क्रम में दिया है। यदि आंकड़ों का माध्यक 63 है और माध्यक आपको दिया हुआ है तो x का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि माध्यक जो है अपने पास में क्या होता है, वो डिपेंड करता है कि कुल प्रेक्षण कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हैं, यानी कि n अपने पास में क्या है, 10 है, यानी कि सम है। तो ऐसे में हम सूत्र लगाना जानते हैं, सम होता है तो हम क्या लिखते हैं, n बटा में 2वां पद प्लस n बटा 2 प्लस 1वां पद और बटे में 2, वो अपने पास में क्या हो जाता है, माध्यक हो जाता है। तो चलिए सॉल्व करो। माध्यक हमारे पास में कितना देर का है, 63। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 63। फिर अपने पास में आ जाएगा n बटा 2वां पद, n बराबर क्या है, 10। तो यहाँ आ जाएगा 10 बटा 2वां पद। फिर यहाँ आ जाएगा 10 बटा 2 प्लस 1वां पद और बटे में अपने पास में आ जाएगा 2। 10 बटा 2 यानी कि क्या हो जाएगा, 5वां पद, और यहाँ पे 5वां पद है ना, तो 5वां पद, और यहाँ पे आ जाएगा 5 + 1 6वां पद, बटे में आपके पास में आ जाएगा 2। 5वां पद आपके पास में कितना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां पद है अपने पास में x। 6वां पद क्या है आपके पास में, x + 2। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, x + 2 बटे में अपने पास में 2 है, इधर क्या लिखा है आपके पास में 63, ठीक है। आगे सॉल्व करो, इधर 63 लिखा है, x + x कितना हो जाएगा, 2x + 2 बटे में आपके पास में क्या है 2। 63 ऐसा का ऐसा, इसमें से 2 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, x + 1 बटे में 2, 2 से 2 कट जाएगा तो 63 बराबर क्या आ जाएगा, x + 1 प्लस के 1 को इधर ले जाओ, 63 - 1 क्या हो जाएगा, 62, यानी कि x का मान आपके पास में कितना आ जाएगा, 62। तो क्वेश्चन ने आपको x का मान निकालने को बोला था, 62 अपने पास में आ चुका है। इस तरह से अपन यहाँ पे डील करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे अपने पास में लास्ट क्वेश्चन है आज के वन शॉट का, वो अपने पास में क्या लिखा है, निम्न सारणी में से एक फैक्ट्री में काम कर रहे 60 कर्मचारियों का माध्य वेतन ज्ञात कीजिए। माध्य वेतन ज्ञात करना है 60 कर्मचारियों का। 3000 रुपया वेतन 16 कर्मचारियों का है, 7000 वेतन 6 कर्मचारियों का है, 10,000 वेतन 1 कर्मचारी का है। एक तो बॉस होगा ना, उसके ज्यादा पैसे मिलते होंगे, ठीक है। अब ऐसे टेबल में अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी है अपने पास में, तो इसका मैंने बताया था सिग्मा FI XI बटे में सिग्मा FI आपके पास में सूत्र होता है। तो अपने पास में FI क्या होगा और XI क्या होगा, तो XI हो जाएगा ये वेतन, ये जो वेतन है ये अपने पास में XI है, कर्मचारियों की संख्या बारंबारता अपने पास में FI है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे FI × XI निकालना है। तो चलिए पहले एक टेबल बनानी रहेगी अपन को।
मैं फटाफट से बना देता हूँ। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, एफ आई गुणा एक्स आई लिखते हैं। तो आपके पास में आ जाएगा एफ आई गुणा एक्स आई। 16 तिया कितना हो जाएगा हमारे पास में 48,000, ये ऐसा का ऐसा लिखा। 12 चौक कितना हो जाएगा हमारे पास में 48,000 हो जाएगा। 10 को 5 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 50,000 हो जाएगा। 6 को नहीं 8 को 6 से करोगे तो कितना हो जाएगा 48,000 हो जाएगा। 6 को 7 से करोगे तो कितना हो जाएगा 42,000 हो जाएगा। 8 को 4 से करोगे तो कितना आ जाएगा 32,000 आ जाएगा। फिर 9 को 3 से करोगे तो अपने पास में कितना आ जाएगा 27,000 आ जाएगा। 10,000 को 1 से गुणा करोगे तो अपने पास में कितना आ जाएगा 10,000 ही आ जाएगा। ठीक है, अब इन सब का योग कर लो तो अपने पास में ये आ जाएगा 0 0। 8 और 8 16, 16 में 8 जोड़ोगे 24, 24 और 2 26, 26 और 2 28, 28 में अगर 7 जोड़ते हो तो आपके पास में कितना आ जाएगा 35। 3 हासिल के ऊपर 4 और 3 7, 7 और 4 हो जाएगा 11, 11 और 5 हो जाएगा आपके पास में 16, 16 4 20, 20 और 4 24, 24 और 3 27, 27 और 3 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास में 3,05,000 जो है वो आ जाएगा। ठीक है, एफ आई एक्स आई का योग। और सिग्मा एफ आई हमारे पास में ये रहा, ये तो क्या है सिग्मा एफ आई एक्स आई है, और ये आपके पास में क्या है, ये अपने पास में सिग्मा एफ आई है। तो हमने डिस्कस किया था कि माध्य जो है हमारे पास में क्या होता है, ये रहा माध्य होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई। तो बस उसी का प्रयोग करेंगे अपन यहाँ पे। तो आप यहाँ पे कहेंगे कि माध्य बराबर है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में अपने पास में आ जाएगा सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है 3,05,000। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 3,05,000 बटे में अपने पास में क्या है 60। 0 से 0 जो है यहाँ पे कट जाएगा। अब बस इसमें भाग लगा लो 6 का। पहले तो अपन 2 का भाग लगाते तो आ जाएगा 3, फिर आएगा आपके पास में 30,500 है ना, तो 15,250 आ जाएगा। 15,250 में 3 का भाग लगाना है बस। तो 5,083.33 रुपये आपके पास में जो है माध्य वेतन आ जाएगा। तो मतलब कि अगर आप इस कंपनी में इस फैक्ट्री में काम करने गए हैं तो आप मान के चलिए मोटा मोटा आपको महीने का इतना रुपया तो एवरेज मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से अपन देखते हैं। तो ये अपने पास में हो चुका है। तो इसके साथ में अपन ने यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स प्रश्नावली 14 सांख्यिकी का 1 शॉट जो है यहाँ पे पूरा कर लिया है। मुझे उम्मीद है आज का ये सेशन लगा होगा आपको शानदार। पर फिर भी मन में किसी भी तरह की शंका तो अपने पास में कमेंट बॉक्स है ना यार। मुझे मालूम है कमेंट बॉक्स देखने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन वहाँ बता सकते हैं। अदरवाइज अपने पास में लर्न एंड शेयर का नंबर है, वहाँ पे फ़ोन कर सकते हैं। तो जो भी आपको जानकारी चाहिए वहाँ पे आपको जानकारियाँ मिल जाएगी। तो इसी के साथ आज के सेशन को अपन यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और कोशिश रहेगी कि अपने पास में प्रश्नावली 15 जो कि प्रायिकता है वो भी जल्द उसका 1 शॉट आपके लिए अवेलेबल अपन करवा सकें। तो चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में। हाल फिलहाल के लिए बाय बाय।